आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिही भारत को तमाम शोबों में बाइख्तियार बनाने का दोहराया हुकूमत का अज़्म। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक मीटिंग के दौरान गुलमर्ग में मुनक़द होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों का लिया जायजा। सदरकोट पायीन में फौजी गाड़ी हादसे का शिकार, 3 फौजी जवान अज़जान, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का इजहार अफसोस। और ब्रेल का आलमी दिन आज, कुव्वत बीनाई से महरूम अफराद के हुकूक को किया गया उजागर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में दिही इलाकों की बहबूदी और इन्हें मौकों के फ़ाल मराकज़ के तौर तरक्की देकर दिही भारत को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का इफ्तिताह करने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साल 2014 से मरकजी हुकूमत लगातार दिही इलाकों में लोगों के मियार हयात को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। 9 जनवरी तक जारी रहने वाले इस महोत्सव का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत दिही भारत तामीर करना, और इसका नारा है गांव बढ़े तो देश बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर सरकार की तरफ से दिही इलाकों के लोगों के लिए हाथ में ली गई मुतअद्दिद स्कीमों का जिक्र किया। महोत्सव से वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भी खिताब किया। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतो ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल और पुलवामा अजला में सेहत व तिबी तालीम महकमों के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर तिब के बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल, अद्वियात और आलात की दस्तियाबी जैसे अमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो खास तौर से मौसमी सरमा के दौरान दिही इलाकों में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखें। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण समाज के कमजोर तबकों की बहबूदी के लिए एक अहम स्कीम है। श्रीनगर में आज PMAYG से मुतल्लिक एक रोजा वर्कशॉप के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत मुस्तहकीन की सही निशानदेही की जानी चाहिए। मुल्क से नशे की लानत को उखाड़ फेंकने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह पर मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं और तवक्को है कि अनकरीब ही मुल्क को नशे से पाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। सामाजिक संस्थाओं और कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकते। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से लगातार कोशिशें जारी हैं और नौजवान पौध को नशे की लत से दूर रखने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने जब आकाशवाणी श्रीनगर के एक साबिक सीनियर ऑफिसर निसार नसीम के साथ बात की तो उन्होंने कहा, कश्मीर खुसूसन और मुल्क उमूमन तब ही नशा मुक्त बन सकता है जब नशे वाले अद्वियात का कारोबार करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। कमसिन बच्चे यानी एडोलेसेंट उम्र के बच्चे किसी भी काम के लिए आसानी से रागिब किए जा सकते हैं क्योंकि इनकी सोच पक्की नहीं होती है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें ताकि वो नशे से दूर रखे जाएं। पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग और इसमें मुलविस लोगों पर जो शिकंजा कस लिया है वो सराहने के काबिल है और सख्त कानून बनाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इस दौरान पुलिस ने आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुछ नशीली अद्वियात भी बरामद की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो गुलमर्ग में अगले महीने मुनक़द होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दें। उन्होंने आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग में इस सिलसिले में की जा रही तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि विंटर गेम्स के इस 5वें मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने विंटर गेम्स के इख्तिताम के बाद बैनुल अक़वामी सतह का स्कीइंग मुकाबला मुनक़्क़द कराने की तजवीज़ दी। वाज़ेह है कि ये खेल मुकाबले गुलमर्ग में 21 से 25 फरवरी तक मुनक़्क़द होंगे। मीटिंग में दीगर अफसरान के अलावा
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा और डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। बांडीपोरा के सदरकोट पाइन इलाके में आज सड़क के एक हादसे में उस वक्त 3 फौजी जवान जाँ बहक हुए जब वहां एक फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हमारे बांडीपोरा के नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने सरकारी जराया के हवाले से खबर दी है कि इस हादसे में इब्तिदाई तौर 6 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 फौजियों की मौत वाक़ा हुई है जबकि 3 को बेहतर इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस सड़क हादसे में हुए कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मी फौजियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे में 3 फौजी जवानों के अज़जान होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। आज ब्रेल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर वर्ष 4 जनवरी को लिखने पढ़ने से मुतलिक एक मुनफरिद निज़ाम तैयार करने के मुवज्जिद लुई ब्रेल के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। इस ताल्लुक से नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से आज नई दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीर में कुव्वत बीनाई से महरूम कई एक अफराद अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं और उनकी कामयाबी की दास्तान न सिर्फ इस तबके के लोगों बल्कि पूरे समाज के लिए एक तरगीब है। एक रिपोर्ट के साथ शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। जनूबी कश्मीर के यारीपोरा कोलगाम इलाके में पैदा हुए बीनाई से महरूम 2 भाई बहन पूरे समाज के लिए एक मिसाल से कम नहीं। इन 2 भाई बहनों ने तमाम मुश्किलात और चैलेंजों को अबूर करते हुए अपने लिए कामयाबी की एक अलग दास्तान रकम कर ली। 29 बरस की रूही जान कुव्वत बीनाई से महरूम होने के बावजूद इस वक्त दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। स्कूलिंग हमारी बहुत स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल रही थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी हमारे स्कूल में। बट 8th का एग्जाम हमने जब दिया तब जो स्क्राइब की प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, क्योंकि अवेयर नहीं थे हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है, जो भी स्टाफ है। और उसके बाद 10th का एग्जाम दिया, उसमें भी थोड़े हर्डल्स पेश आए। फिर 12th में भी सेम यही रहा क्योंकि बोर्ड ज्यादा अवेयर नहीं था। और उसके बाद मेरी कॉलेजिंग हुई है डिग्री कॉलेज कुलगाम से। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद 2016 में मेरा एडमिशन हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए। और वो दौर भी मतलब कुछ खास नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे भी मुझे बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद मेरा नेट हुआ, JRF हुआ और मैं यहाँ JNU में आ गई। मैंने एंट्रेंस के थ्रू यहाँ क्वालिफाई किया, जो PhD में आई हूँ। जो कांटों का सफर कश्मीर में मैंने देखा, वो कांटे बिल्कुल खत्म हो गए यहाँ आने के बाद। यहाँ के लोगों की सपोर्ट की वजह से अभी मैं जो PhD कर रही हूँ मैं पेरेंटिंग ए चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज, एक्सप्लोरिंग रोल्स एंड चैलेंजेस ऑफ पेरेंट्स इन कश्मीर। जो भी वो फेस करे, चाहे अपने बच्चे के थ्रू अपने बच्चे को मार्केट लेने में या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका, या फिर उनका जो मेंटल स्ट्रेस है उस पे, और या फिर उनके जो एजुकेशन में जो भी चैलेंजेस आते हैं उस पे है सर। उनके छोटे भाई आकिब रहमान भी अपनी बहन के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए इस वक्त बरतानिया में PhD कर रहे हैं। उन्होंने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। मेरा जो तालीमी सफ़र है वो मेरे छोटे से गांव से ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे मैंने 8वीं तक की तालीम हासिल की थी। और ब्रेल के बारे में दूर दूर तक कोई अंदेशा, कोई अंदाज़ा न मुझे था न मेरे असातिज़ा को था। और 9वीं और 10वीं में आर्मी स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ के असातिज़ा भी ब्रेल से नावाकिफ़ थे। 10वीं का इम्तहान पास करने के बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी यारीपोरा पहुंचा। वहाँ से मुझे ब्रेल के बारे में पता चला, फिर मैंने ब्रेल सीखा। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहाँ पे मैंने अपना पहला मास्टर्स किया पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस में। और उसी दौरान मैंने 2 बार नेट JRF का एग्ज़ाम पास किया, पहली बार पॉलिटिकल साइंस में और दूसरी बार इंटरनेशनल रिलेशंस में। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुझे एक स्कॉलरशिप मिली मुल्क से बाहर आके पढ़ाई करने की, और अभी मैं आपसे बरतानिया से मुखातिब हो रहा हूँ। अभी मैं अपना दूसरा मास्टर्स मुकम्मल कर रहा हूँ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड डिप्लोमेसी में। जो जिस्मानी तौर से माजूर अफराद है, जिनको माजूर कहा जाता है, वो दरअसल माजूर है नहीं, उनको माजूर किया जाता है। अगर पर्सन विद विजन डिसेबिलिटी या ऐसे अफराद जिनको जो आंखों की रोशनी से महरूम है, अगर उनके लिए हमारा समाज ये मान ले कि जो रुकावटें समाज की बनाई हुई है वो दूर की जाए, तो उसकी
جو معذوری ہے یا اس کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کے اس خاص طبقے کے لوگوں کو مساوی درجہ دیا جانا چاہیے اور ان کو زندگی کا ایک ناقابل تنسیق حصہ سمجھا جانا چاہیے تاکہ وہ فخر سے اپنی زندگی گزار کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین نے آج اپنے حلقے کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مہو گاؤں میں ایک گرام سبھا میں بھی شرکت کی۔ جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی سنگٹھن پرو کے ذریعے جمہوریت کی جڑوں کو تقویت بخشنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جموں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ اقتدار میں رہ کر عام لوگوں اور کارکنوں کو بقول ان کے جمہوریت کے تعلق سے گمراہ کر رہی ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 813ویں عرس مبارک کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے درگاہ پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے اس موقع پر ملک میں امن اور بھائی چارے کے لیے دعا مانگی۔ وادی میں سخت سردی کے پیش نظر لوگ گھروں میں گیس بخاریوں، گیس ہیٹروں اور ایسے آلات کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں زر رساں گیس جمع ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اسکمز کے کرٹیکل کیئر شعبے نے لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمد اکبر شاہ نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے سردی بہت زیادہ ہے تو لوگوں نے اب یہ گیس بخاریاں یوز کرنا شروع کیا گھروں میں، اور دوسری بات کہ لوگ اپنے کمرے بالکل بند کرتے ہیں جہاں کی ایئر کا موومنٹ نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ پھر بخاری جلاتے ہیں چاہے وہ لکڑی کی بخاری ہو یا کیروسین گیس بخاری ہو یا ہمارے اس ڈومیسٹک گیس کی بخاری ہو، یہ آکسیجن کی مقدار کم کرتی ہیں اور کاربن مونوکسائڈ جب زیادہ انہیل ہو جاتا ہے تو اس کی پوائزننگ ہو جاتی ہے انسان کے اندر، تو ان کا ہوش نہیں رہتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر 7 میں سے آپ دیکھو ایک ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک کی بینائی کوسچنیبل ہے، تو یہ ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی طریقے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے، کپڑے اور زیادہ پہنے، کسٹمری وہ حمام ہوتا ہے لکڑی جلا کے پیچھے سے جلا کے پھر وہ، یا کوئی وہ پانی کی بوتل رکھتے ہیں، وہ تھوڑا سیف ہے پوائزننگ کے کمپیریزن میں۔ سری نگر شہر سمیت وادی کے بیشتر علاقوں میں پچھلے 2-1 روز سے مطلع ابر آلود ہے، جبکہ صبح اور شام دھند ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ موسمیات محکمے نے آنے والے دنوں میں مزید برف باری ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ انتظامیہ برف باری سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بلوری نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، آپ کے مادھیم سے میں سبھی کو ایک بار پھر سے آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی پچھلا والا اسپیل آیا تھا، اور چاہے بجلی ہو یا روڈ کلیئرنس ہو، سبھی نے اچھے سے کام کیا اور سبھی کا اس میں سہیوگ اور تعاون ہمیں پورا ملا، تو آگے بھی ہم اس میں ایک دم ٹھیک ہے، ہمارے ایکشن پلان کو ہم زمین پہ اتاریں گے اور لوگوں کو کم سے کم جو ہے دقت کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے ہم نے پوری تیاریاں کی ہیں۔ ٹریفک ایڈوائزری کو فالو کریں، چاہے گلمرگ، پہلگاؤں یا سونمرگ اگر آپ جا رہے ہیں، دودھ پتھری جا رہے ہیں تو اینٹی سکڈ چین جو ہے گاڑی میں ضرور رکھیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے کھلی ہے۔ گاندربل سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سونمرگ کرگل شاہراہ گاڑیوں کی آواجائی کے لیے آخری اطلاعات ملنے تک کھلی تھی، جبکہ مغل روڈ برفباری کے چلتے لگاتار بند ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:37 پر ہوگا اور غروب آفتاب شام 5:35 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ آپ سنیے تبصرہ، ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔